तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी जाओकी का बर्थडे मनाने के लिए उसके घर पे आया होता है। तभी सीनियर टैंक टोनी को बोलते हैं चलो हम लोग एक पियानो कंपटीशन करते हैं। और पियानो कंपटीशन में टोनी टैंक को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। टोनी की स्किल्स को देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर टोनी एक बीड़ी निकालते हुए उसे पियानो से जला लेता है। फिर टैंक के पास आते हुए बोलता है तुम काफी अच्छा पियानो बजाते हो, अगर तुम मेहनत करते रहे तो तुम कुछ न कुछ तो अचीव कर ही लोगे। फिर वो उसके मुंह में बीड़ी डालते हुए आगे बढ़ जाता है। वही सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। सीनियर टैंक ने फालतू में इसको परेशान किया, इस लड़के ने सीनियर टैंक की बेइज्जती कर दी। वही जाओकी सोच रही होती है मैंने सही लड़के को चुना है, ये दिखने में अच्छा है, इसकी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है और इसका बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा अच्छा है। टोनी एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी टारगेट नंबर 3 जाओकी की अफेक्शन पॉइंट 95% पार कर चुकी है और अभी तक आपने जाओकी के ऊपर $78.60 मिलियन खर्च किए हैं। इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे $7.18 मिलियन मिल रहे हैं, साथ ही 26 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट भी। वही टोनी सोच रहा होता है लास्ट टाइम मुझे $60 मिलियन मिले थे और इस बार $7 मिलियन, मुझे तो मजा आ गया। और आखिर मुझे अपनी स्ट्रेंथनिंग पॉइंट को किस चीज में ऐड करना चाहिए। तभी टोनी के पास में जाओकी आते हुए बोलती है आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। टोनी बोलता है मान लो मैंने पियानो बजा के तुम्हें दूसरा गिफ्ट दिया है। वही टोनी और जाओकी को देख के सीनियर टैंक रो रहे होते हैं। तभी पार्टी में एक बंदा बोलता है देखो स्कारलेट आ गई। और स्कारलेट को आते हुए देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं आज तक हमने सिर्फ इसका नाम सुना है, आज पहली बार हम इसको देख रहे हैं। फिर टोनी हमें बताता है कि स्कारलेट स्कूल ब्यूटी लिस्ट में नंबर 1 पे थी और लगातार 4 साल तक उसे कोई भी बीट नहीं कर पाया। फिर यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी वही सबसे ज्यादा सुंदर रही और वो यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी बनी, लेकिन वो अपनी ब्यूटी की वजह से सबसे ज्यादा फेमस नहीं है। असल में वो लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत करती है और उनसे बहुत ज्यादा गंदा बिहेव भी करती है। कितने लोगों का तो ये भी मानना है कि स्कारलेट को लड़के नहीं बल्कि लड़कियां पसंद है और जो स्कारलेट है उसको बचपन में एक बंदे ने किडनैप कर लिया था। हालांकि वो बंदा उसका कोई नुकसान नहीं कर पाया, टाइम पे पुलिस आ गई थी, लेकिन स्कारलेट तभी से ही मैन से नफरत करने लगी। फिर जाओकी बोलती है टोनी आखिर कौन सुंदर है, मैं या सीनियर स्कारलेट। टोनी बोलता है मेरे तो तुम ही सबसे ज्यादा सुंदर हो। साथ में टोनी सोच रहा होता है मुझे स्कारलेट जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि इनके दिमाग का कुछ भी नहीं पता और मुझे यहाँ पे लड़के को फंसा के सिर्फ पैसा कमाना है, किसी लड़की के हाथों मरना नहीं है। फिर जाओकी टोनी को खींचते हुए बोलती है चलो मैं तुमको सिस्टर स्कारलेट से मिला लेती हूँ। फिर जाओकी बोलती है सीनियर आप बहुत लेट आई। स्कारलेट बोलती है मुझे लेट आने के लिए माफ करना। जाओकी कहती है मुझे आपको किसी से मिलाना था, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इसका नाम है टोनी। टोनी बोलता है हेलो सिस्टर स्कारलेट, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। स्कारलेट बोलती है क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने अभी पियानो बजाया था। फिर टोनी बोलता है हाँ। स्कारलेट बोलती है मैंने सुना तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ में घूमते हो और तुम्हारे बहुत सारी लड़कियों के साथ में रिलेशनशिप भी है। तुम्हारे जैसे लोग होते हो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं होते और उनकी कोई इज्जत भी नहीं होती। सही बताओ तो तुम लोग एकदम घटिया होते हो। ये सुनकर टोनी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। जाओकी टोनी को रोकते हुए बोलती है सिस्टर स्कारलेट ऐसी ही है, प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानो। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है अगर आप स्कारलेट को अपनी अफेक्शन लिस्ट में डाल लेते हैं तो आपको पूरे अमाउंट के 10% के रिवॉर्ड के साथ ही 35 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट भी मिलेंगे। तभी टोनी अपने सिस्टम को पटकते हुए बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, लास्ट टाइम तुम सेंसू से जुड़ गए थे, इस टाइम तुम इस लड़की से जुड़ गए हो, क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा कि ये लड़की पागल है। फिर टोनी स्कारलेट को देखते हुए बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए ये सुंदर तो है। वही स्कारलेट का टोनी की तरफ अफेक्शन पॉइंट -80 होता है। फिर टोनी जाओकी के लिए केक लेके आता है और वो सभी लोग केक कट करते हैं और जाओकी सभी लोगों को बोल रही होती है आप लोग इस पार्टी को एंजॉय करना। तभी स्कारलेट जाओकी के पास आते हुए बोलती है जाओकी क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर स्कारलेट जाओकी को कोने में लाते हुए बोलती है अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम टोनी से दूर ही रहो। तभी जाओकी बोलती है लेकिन ऐसा क्यों। फिर स्कारलेट बताती है पता नहीं किसी रीजन की वजह से टोनी बहुत सारी लड़कियों से जुड़ा हुआ है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम एक ऐसे लड़के से जुड़े रहो जो कि बहुत सारी लड़कियों से जुड़ा हुआ है। और हाँ मैं भी ग्रेजुएट होने वाली हूँ तो किसी को मेरी प्रेसिडेंट की पोस्ट लेनी होगी और मैं ये पोजीशन तुम्हें देना चाहती हूँ। जाओकी सोच रही होती है ये अपनी पोजीशन मुझे देना चाहती है, लेकिन पहले हम लोगों की सोच बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, हम हमेशा एक दूसरे की बातों को काटते रहते थे, लेकिन अब ये चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। कहीं ये बात सच तो नहीं है कि इनकी नजरें मेरी तरफ है। ये सोच के जाओकी घबरा जाती है। फिर जाओकी बोलते है सिस्टर स्कारलेट मैंने आपकी बहुत इज्जत करी है और मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं प्रेसिडेंट बन सकूं। और जैसा आप टोनी के बारे में सोचती हैं टोनी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी स्कारलेट आगे बढ़ते हुए बोलती है सच में प्यार लोगों को अंधा कर देता है, तुमने खुद को कितना ज्यादा चेंज कर दिया है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और वैल्यू वाली लड़की थी लेकिन अब कैसी हो गई हो। तभी जाओकी बोल रही है मैं तो ये सोच रही थी कि मैं स्टूडेंट यूनियन से रिजाइन कर दूं ताकि मैं टोनी के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं। स्कारलेट बोलते तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो, तुम इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही हो और तुम अपनी पोजीशन क्यों छोड़ना चाहती हो। सच में टोनी जैसे लोग तुम जैसी प्यारी लड़कियों के लिए खतरा है। और जो स्कारलेट की अफेक्शन होती है टोनी को लेके वो -90 हो जाती है। वही टोनी बैठे बैठे सोच रहा होता है मैंने तो इसको कुछ बोला भी नहीं तो आखिर मुझे प्रोवोक क्यों कर रही है। फिर हम देखते हैं पार्टी खत्म हो गई होती है। जाओकी सभी को बाय बोलते हुए कह रही होती है रास्ते में सभी लोग आराम से जाना और जब टोनी जाता है तो वो उसे रोक लेती है।
कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आगे हम देखते हैं टोनी बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है जाओकी काफी ज्यादा क्यूट हो गई है। मुझे तो ये लग रहा था कि वो आज मुझे रात को रोकने के लिए बोलेगी, लेकिन उसने मुझसे सिर्फ एक मूवी देखने के लिए बोला है। तभी टोनी को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है ब्रदर टैंग साइड में बैठ के रो रहे होते हैं। टोनी बोलता है ये तो मिस्टर टैंग है ना, आखिर अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं। फिर टोनी सीनियर टैंग के पास जाते हुए बोलता है ब्रदर टैंग आप क्या कर रहे हैं। वही ब्रदर टैंग घबराते हुए बोलते हैं तुम टोनी हो ना। टोनी बोलता है मैं अभी भी आपको याद हूँ, ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा इज्जत की बात है और आप तो मुझसे सिर्फ पियानो का मैच हारे थे, आखिर आप रो क्यों रहे हैं। वही मिस्टर टैंग बोल रहे होते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कहीं तुम मुझे यहाँ पे नीचे तो नहीं देख रहे ना। टोनी बोलता है नहीं मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, आप काफी ज्यादा सेंसिटिव है। टैंग बोलता है मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हारे सा लूजर मुझसे पियानो बजाने में ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा हर काम में नहीं है। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड, वेल्थ स्टेटस, हर चीज तुमसे काफी ज्यादा अच्छा है। तुम्हें पता है मेरे पास में एक कार है जिसकी कीमत $4 मिलियन है। तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम्हारे पास में तो कोई कार भी नहीं होगी। चलो मैं तुम्हारे घर तक एक राइड दे देता हूँ। लेकिन तभी वो देखता है टोनी अपनी कार में बैठ रहा होता है। ये देख के टैंक फिर से रोने लगता है और बोलता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके पास एक करारी कार है। वही टोनी अपने घर पे जाते हुए सोच रहा होता है कल मुझे जाओकी के साथ में कौन सी मूवी देखनी चाहिए। तभी उसकी नजर स्कारलेट पे पड़ती है जो कि रास्ते में खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही होती है। टोनी सोच रहा होता है ये अकेली इतनी रात को बस का इंतजार कर रही है, साथ ही इसने बहुत छोटे कपड़े पहन रखे हैं। अभी तो ठंड का टाइम है, अगर ऐसे ही बाहर रहती है तो इसे पक्का ठंड लग जाएगी। लेकिन इस लड़की का बिहेवियर मेरी तरफ काफी ज्यादा गंदा है, इसी वजह से मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता। और चलो मैं इसे अभी और माइनस अफेक्शन पॉइंट लेके यहाँ से चलता हूँ। ये बोलते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी जब वो अपने मिरर में देखता है तो वहाँ पे स्कारलेट को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं और वो सारे लड़के बोल रहे होते हैं लड़की तुम इतने रात को कहाँ जा रही हो, रात को अकेले जाना डेंजरस हो सकता है, यहाँ पे हम तुम्हारे बॉडीगार्ड की तरह काम कर सकते हैं। फिर उनमें से एक स्कारलेट को पकड़ते हुए बोलता है तुम्हें बस हमारे साथ में खेलना होगा। स्कारलेट बोलती है अगर तुम ऐसी हरकत फिर से करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तभी वो सारे लड़के स्कारलेट पे हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी से जिद्दी लड़की के साथ में खेलने में और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन तभी स्कारलेट अटैक करते हुए उनमें से एक का अंडा फोड़ देती है। फिर वो सारे लड़के बोलते हैं ब्रदर भाव क्या आप ठीक है ना। तभी ब्रदर भाव बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए इस कुत्ते को मेरे पास पकड़ के लेके आओ। फिर वो सभी लोग स्कारलेट का पीछा करने लगते हैं। वह स्कारलेट सोच रही होती है पता ही मैं इन कमीनों के चक्कर में कैसे पड़ गई, अगर यहाँ पे इतने सारे बंदे नहीं होते तो मैं इनको आराम से हरा सकती थी, पर ये लोग बहुत ज्यादा है, मैं इनको अकेले नहीं हरा सकती। तभी वो टोनी से टकरा जाती है। टोनी पूछता है क्या तुम ठीक हो, और स्कारलेट सोच रही होती है तो जाओकी का बॉयफ्रेंड टोनी है। फिर वो सारे बंदे टोनी और स्कारलेट को घेर लेते हैं। ब्रदर बाबू बोल रहे होते तुम मेरे ऊपर अटैक करके यहाँ से भागने का कैसे हो सकती थी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला लड़की। वह स्कारलेट सोच रही होती है सारे मैन बहुत ही ज्यादा कमीने होते हैं, अगर टोनी रास्ते में नहीं आया होता तो मैं आराम से यहाँ से भाग सकती थी। फिर टोनी बोलता है मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों को सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ, सभी लोग यहाँ से भाग जाओ वरना तुम लोगों का यहाँ पे रहना सही नहीं होगा। तभी वो बंदे बोल रहे होते हैं लगता है यहाँ पे एक हीरो आ गया ब्यूटी को बचाने के लिए, लेकिन अगर हम नहीं भागते तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं टोनी ने उन सभी को हरा दिया होता है। टोनी कहता है तुम सभी लोगों को मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। फिर टोनी बोलता है सीनियर स्कारलेट क्या आप ठीक है, लेकिन तभी स्कारलेट की जो अफेक्शन पॉइंट होती है वो -95 हो जाती है। वही टोनी सोच रहा होता है आखिर अब मैंने क्या कर दिया, क्या मैंने इसको बचाया गलती करी है, आखिर इसका अफेक्शन हमेशा गिर क्यों जाता है, कभी ऊपर क्यों नहीं जाता। -95 होने का तो यही मतलब है, इसके लिए मैं और कचरा बराबर है। तभी स्कारलेट बोलती है तुम्हें क्या लगता है ये इंटरेस्टिंग है, तुम ऐसे ट्रीट करके बाकी लड़कों को फंसा सकते हो, पर मुझे नहीं। मैं यहाँ पे बस का वेट कर रही थी तभी इन सारे गैंगस्टर्स का यहाँ पे आ जाना और तुम्हारा हीरो बन के मुझे बचाना, लगता है तुम खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रहे थे और मुझे बेवकूफ जो कि ये समझ नहीं पाएगी। फिर स्कारलेट टोनी का कॉलर पकड़ते हुए बोलती है मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ क्योंकि मैं तुमसे जाओकी को नहीं बचा पा रही और तुम मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना कचरे। वही टोनी सोच रहा होता है ये लड़की बहुत ही बड़ी गलतफहमी में है। फिर टोनी बोलता है सीनियर एक बार मेरी बात तो सुनिए। स्कारलेट बोलती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बस तुम जाओकी का ध्यान रखना और अगर अगली बार तुमने कोई भी गलती करी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर स्कारलेट के जाने के बाद में वो गैंगस्टर उठ जाता है और उस गैंगस्टर को किक मारते हुए टोनी बोल रहा होता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है, पता नहीं ये कमीने गैंगस्टर अभी क्यों अपीयर हो गए। साथ ही रास्ते में चलते हुए टोनी सोच रहा होता है जितना मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही वो मेरे ऊपर गुस्सा होती जा रही है। तभी टोनी के फोन पे कॉल आता है, वो कहता है इतनी रात को किसे कॉल आ रहा है। जब वो देखता है तो वो रोया होती है। टोनी बोलता है रोया क्या हुआ। रोया बोलती है क्या तुम कल फ्री हो, मेरी कल कोई भी क्लास नहीं थी, इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ में मूवी देखनी थी। वही टोनी सोच रहा होता है कल मुझे जाओकी ने भी मूवी देखने के लिए बुलाया है और अब मुझे ये भी बुला रही है, इसका मतलब कल का दिन मेरे लिए काफी ज्यादा बिजी होने वाला है। रोया बोलती है मैं तुम्हें पहली बार मूवी देखने के लिए बुला रही हूँ तो प्लीज मना मत करना। टोनी बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल आ जाऊंगा। टोनी बोलता है मैं दोनों के साथ आराम से मूवी देख सकता हूँ, एक के साथ मैं सुबह मूवी देखूंगा और एक के साथ मैं शाम को। अगले दिन हम देखते हैं टोनी अपने कॉलेज के बाहर आ रखा होता है, उसको वेंजे ने मैसेज कर रखा होता है कि मेरे लिए वेट करो।
फिर टोनी को याद आ रहा होता है कि वेंजे ने एक लड़की को मूवी देखने के लिए पूछा था, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया और वेंजे के पास में एक टिकट पड़ी हुई है। और मुझे तो लगा था कि मुझे सिर्फ 2 जगह मूवी देखने के लिए जाना है, लेकिन अब तो मुझे 3 जगह मूवी देखने के लिए जाना है। और आखिर मैं वेंजे को कैसे मना कर सकता हूँ? उसने मेरी पहले बहुत हेल्प कर रखी है। मुझे बस इन तीनों के साथ में मूवी देखने के लिए टाइम को अरेंज करना होगा। मैं वेंजे के साथ में सुबह मूवी देखूंगा, जाकी के साथ में दोपहर में और रोया के साथ शाम को। फिर हम देखते हैं टोनी एक कार में कोई आके बैठता है। टोनी को लगता है कि वो वेंजे है, लेकिन वो देखता है कि वो कोई लड़की है जिसको टोनी नहीं जानता। वो लड़की बोलती है, मुझे माफ करना, मैं मेकअप कर रही थी और गलती से तुम्हारी कार में घुस गई। फिर टोनी बोलता है, अगर तुम गलती से घुसी हो तो तुम बाहर निकल जाओ और अगली बार ध्यान रखना। फिर वो लड़की बोलती है, भले ही मैं गलत कार में घुस गई हूँ, लेकिन शायद मैं सही इंसान से मिली हूँ। साथ ही वो सोच रही होती है, मुझे कैसे भी करके इस लड़के को पटाना होगा। इसके लग्जरी कार और इसके लुक्स को देख के लग रहा है कि कितना ज्यादा शानदार है। फिर वो लड़की बोलती है, मुझे वीचैट पे ऐड कर लो। टोनी अपने फोन को यूज करते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मैं फोन लेके नहीं आया। साथ ही सोच रहा होता है, ऐसी लड़कियां मुझे फंसा नहीं सकती। फिर वो लड़की उतरते हुए बोलती है, तुम काफी ज्यादा बेकार इंसान हो, मैं जा रही हूँ। और जैसे वो उतर रही होती है, वहाँ पे वेंजे आता है और बोलता है, जायू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर वेंजे बोलता है, तुमने तो बोला था कि तुम अपनी मम्मी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही हो, इसी वजह से हम लोग साथ में मूवी नहीं देख सकते, लेकिन आखिर तुम मेरे दोस्त के कार से बाहर क्यों निकली? वही टोनी सोच रहा होता है, ये तो वही लड़की है जिसने अभी वेंजे को मना किया है और वेंजे ने इसे मेरी कार से उतरते हुए देखा है। पता नहीं वेंजे मेरे बारे में क्या सोचेगा। टोनी बोलता है, वेंजे तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमको अभी फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर वेंजे उस लड़की पे गुस्सा करते हुए बोलता है, तुमने मेरे दोस्त को देखा एक कड़ाई कार ड्राइव करते हुए, इसी वजह से तुम इसे पटाने के लिए इसे कार में घुस गई, लेकिन तुम इसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई और इसे तुम्हें कार से बाहर निकलने के लिए कह दिया। और यहाँ पे मेरे दोस्त ने कुछ भी नहीं किया, बस तुम मुझे चिपकने की कोशिश कर रही थी। टोनी कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर वेंजे और टोनी कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। वही जायू सोच रही होती है, मैंने तो सुना था कि वेंजे एक बहुत ही बड़ा लूजर है जिसको 1 महीने के $1000 मिलते हैं खर्च करने के लिए। आखिर इसका इतना अमीर दोस्त कैसे हो सकता है? सीन चेंज होता है, मूवी हॉल का सीन दिखाया जाता है। वेंजे रोते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम हमेशा सभी लोगों को कैसे पटा लेते हो और मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता? टोनी कहता है, मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, और लगता है तुम्हें लड़कियां इसी वजह से पसंद नहीं करती क्योंकि तुम्हारे पास में अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। वहीं जो पीछे लड़कियां होती है वो बोल रही होती है, आखिर ये दोनों लड़के एक साथ क्यों आए हैं, लगता है ये काफी अच्छे दोस्त है। वही टोनी बताता है कि जो भी इंसान पहले अपनी ख्वाहिशों को रिवील करता है वो हमेशा वीक दिखता है। ये जो लव का सीन है वो एकदम बैटलफील्ड की तरह है। अगर तुम यहाँ पे हार्ड प्ले नहीं करते तो तुम यहाँ पे हार जाओगे। जितना तुम उन लड़कियों के पीछे भागोगे उतना वो तुमसे दूर भागेंगी, लेकिन वही जितना तुम स्ट्रॉन्ग दिखोगे वो उतना तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगी। वेंजे बोलता है, बात तो तुम्हें बिल्कुल सही बोली, तो चलो ठीक है, अब तुम मुझे सिखाओ कि आखिर मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं। टोनी कहता है, ऐसे भी मत करो, सब लोग देख रहे हैं और आखिर मैं तुम्हें क्या ही सिखा सकता हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा हैंडसम हूँ, तुमसे थोड़ा सा रिच हूँ और मेरे पास कुछ गर्लफ्रेंड्स भी है, और जो भी चीज मेरे पास में है वो तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी इंसान के लिए समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। वेंजे बोलता है, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें बहुत बुरा मारूंगा। फिर वो दोनों मूवी देख के बाहर निकल जाते हैं। वेंजे कहता है, मुझे तुमसे बात करके बहुत ज्यादा मजा आया, अब मुझे समझ में आया कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। टोनी बोलता है, अगर मैंने तुम्हारी हेल्प करी तो तुम मेरा एक काम करो, 2 घंटे बाद मुझे कॉल कर देना। और टोनी की सारी बातें सुन के वेंजे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वही टोनी सोच रहा होता है, मुझे पता चल गया कि आखिर मैं कैसे जाकी के पास से रोया के पास जाऊंगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जाकी को जो कि वेट कर रही होती है और कहती है, आधे घंटे के अंदर शो स्टार्ट होने वाला है, आखिर टोनी आया क्यों नहीं। तभी जाकी के पास एक लड़का आता है और वो बोलता है, हेलो मेरा नाम है वुवेन और मैं देख रहा हूँ तुम कब से यहाँ पे अकेली खड़ी हो, क्या तुम मुझे विजेट पे ऐड करना चाहोगी। तभी जाकी बोलती है, अभी मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है तो मैं ये काम नहीं कर सकती। और वुवेन बोलता है, तुम्हें मुझे विजेट पे ऐड करने पे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और अगर तुम चाहो तो बाद में मेरे नंबर को डिलीट भी कर सकती हो, लेकिन बस अभी के लिए मुझे ऐड कर लो। फिर टोनी वहाँ पे आते हुए बोलता है, जिस टेक्निक को तुम यूज कर रहे हो काफी ज्यादा गलत टेक्निक है। फिर टोनी जाकी के पास जाते हुए बोलता है, मिस हमें कहीं और चल के बात करनी चाहिए। वही वुवेन सोच रहा होता है, आखिर लड़का कौन है और ये ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं टोनी और जाकी को जो कि मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन टोनी सिर्फ अपने फोन पे ध्यान लगा के बैठा होता है। जाकी बोलते हैं, क्या तुम्हें मूवी पसंद नहीं आ रही है, तुमने कब से अपना ध्यान अपने फोन में लगा रखा है। टोनी कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल मैं अपने फैमिली बिजनेस में काफी ज्यादा बिजी हो गया था और इसी वजह से मैं यहाँ पे मूवी पे ध्यान भी नहीं दे पा रहा। वही जाकी सोच रही होती है, इसकी इतनी बड़ी फैमिली है और इतना बड़ा बैकग्राउंड है, इसके पास बहुत सारे काम रहते होंगे, ये मेरी तरह फ्री नहीं है, लेकिन इतना सारा प्रेशर झेलने के बावजूद भी ये मेरे पास आया टाइम निकाल के, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। साथ ही सोच रही होती है, बाकी सभी लोगों ने पार्टी में सिर्फ टोनी की स्किल्स देखी, लेकिन उसके स्किल के पीछे परफेक्शन की मेहनत कोई भी नहीं देख पाया। और उस दिन होटल में टोनी ने उस लड़के को पटक दिया था, इसका मतलब टोनी ने हर टाइप की चीजों में बचपन से ही प्रैक्टिस करी है और अभी वो हर चीज में मास्टर है, लेकिन इतना परफेक्ट बनने के लिए उसे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी होगी। और मैं यहाँ पे इतनी सेल्फिश लड़की हूँ कि मैंने अपने सेल्फिश डिजायर के लिए इसको परेशान किया, ये
ये सोचते हुए जाओकी रोने लगती है। वही टोनी सोच रहा होता है जो मूवी हम देख रहे हैं वो एक एक्शन मूवी है, आखिर रोने क्यों लगी। फिर वो लोग बाहर आ गए होते हैं और जाओकी बोलती है मुझे भूख लगी है, क्या हमें कहीं चल के खाना खाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं टोनी के फोन पे कॉल आ जाता है। टोनी सोच रहा होता है वेंजे मेरा काफी अच्छा दोस्त है, उसने काफी सही टाइम पे मुझे कॉल करके मुझे बुला लिया। फिर टोनी कॉल उठाते हुए बोलता है हाँ वेंजे क्या हुआ। फिर टोनी एक्टिंग करते हुए बोलता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है और क्या ये चीज सीरियस है, मैं अभी आ रहा हूँ। वहीं जो वेंजे होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। टोनी कहता है जाओकी मुझे माफ करना, मुझे कुछ काम आ गया था इसी वजह से मुझे जाना होगा। जाओकी बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हें जो भी काम है वो तुम करके आ जाओ। साथ ही वो टोनी को जाते हुए देख के सोच रही होती है लगता है इसका दोस्त काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है, लेकिन ये फिर भी उसको बचाने के लिए इतनी जल्दी जा रहा है। वही टोनी अपने काम में बैठते हुए सोच रहा होता है मैंने 2 लोगों के साथ मूवी देख ली, अब सिर्फ रोया बाकी है। फिर टोनी रोया की बिल्डिंग के नीचे आ गया होता है और कह रहा होता है मैं नीचे आ गया हूँ, जल्दी आओ। साथ ही टोनी सोच रहा होता है अब मुझे सिर्फ लास्ट मूवी देखनी है और आज का पूरा दिन काफी ज्यादा थकाने वाला था, आज के बाद मैं कभी भी इतने सारे काम एक साथ में नहीं लूंगा। फिर रोया आते हुए बोलती है तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना। वही टोनी सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और सच में रोया एक ट्रू ब्यूटी है जो कि कुछ भी पहने अच्छी लगती है। फिर हम देखते हैं रोया और टोनी मूवी देखने के लिए आ गए होते हैं। मूवी देखने के बाद वो लोग खाना भी खाते हैं और मूवी और खाना खाने के बाद वो दोनों घर पे आ गए होते हैं। रोया बोलती है अब तुम घर चले जाओ और हाँ ध्यान से घर जाना और आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी टोनी शर्माते हुए बोलता है रोया मुझे प्यास लगी थी, क्या मैं तुम्हारे घर पे चल सकता हूँ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को जो कि रोया के घर पे नहा रहा होता है। रोया सोच रही होती है पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है, टोनी तो बस यहाँ पे 1 गिलास पानी पीने के लिए आया था लेकिन वो तो यहाँ पे नहाने भी लगा, क्या हो अगर वो पूरी रात में यहाँ पे रुकने की बात करे तो मैं क्या करूंगी। और वो ये सब सोच रही होती है तभी उसे टोनी के पैंट में मूवी की टिकट दिखती है। रोया सोच रही होती है क्या ये तो 4 मूवीज की टिकट है, टोनी ने मेरे अलावा और किसके साथ मूवी देखी है। फिर टोनी नहा के बाहर निकलता है और कहता है मैंने नहा लिया, लेकिन तभी वो मूवीज की टिकट देख के खुद भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। रोया कह रही होती है तुम्हारे पेन में 4 मूवीज की टिकट थी, क्या तुमने किसी और लड़के के साथ में मूवी देखी है और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे रिजेक्ट कर दो, आखिर तुम मुझे डेट करते हुए चीट क्यों कर रहे हो, अगर ऐसी बात है तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल कभी नहीं देखना चाहूंगी। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि रोया की अफेक्शन 75% हो चुकी है। टोनी सोच रहा होता है जैसा मैंने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही जा रहा है। फिर टोनी बोलता है लगा तुम मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती हो और तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 मूवीज की टिकट्स ने मेरे सारे एफर्ट्स को खराब कर दिया। रोया कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। टोनी अपना फोन आगे करते हुए बोलता है मैंने आज वेंजे के साथ मूवी देखी है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मुझसे खुद ही पूछ सकती हो। फिर वेंजे फोन उठाते हुए बोलता है टोनी क्या हुआ, तुम इतनी रात को फोन क्यों कर रहे हो। रोया बोलती है वेंजे मैं रोया बात कर रही हूँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या टोनी ने तुम्हारे साथ मूवी देखी है। वेंजे बोलता है हाँ आज हम लोगों ने वुल्फ वॉरियर देखी थी, असल में मैंने अपने कॉलेज की जायू को बोला था डेट पे चलने के लिए लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसी वजह से मुझे टोनी के साथ मूवी देखनी पड़ी। लेकिन 1 सेकंड रुको, ये तो टोनी का फोन है ना, आखिर टोनी का फोन तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है, क्या तुम दोनों साथ में हो। और टोनी तो बहुत ही बड़ा कमीना है, आखिर वो किसी लड़के को पटा कैसे लेता है। फिर रोया सोच रही होती है वेंजे आखिरकार है तो टोनी का ही दोस्त, ऐसा भी तो हो सकता है वो इसकी गलती को छुपा रहा हो। मुझे याद है वेंजे ने जायू का नाम लिया था, चलो एक बार मैं जायू से कंफर्म कर लेती हूँ। फिर रोया जायू को कॉल करते हुए बोलती है क्या तुम्हें आज वेंजे ने डेट के लिए पूछा था। जायू बोलती है हाँ उसने मुझे वुल्फ वॉरियर मूवी देखने के लिए बोला था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। और तुम्हें पता आज मुझे कॉलेज के बाहर एक बहुत ही सुंदर लड़का दिखा था जिसके पास में एक लाल कलर की करारी कार थी, मैंने उसे पटाने की कोशिश करी लेकिन उस लड़के ने मुझे भाव भी नहीं दिया। फिर टोनी बोलता है तुमने चेक कर लिया ना, अब क्या तुम मेरे फोन की पेमेंट भी चेक करना चाहती हो। और रोया कह रही होती है नहीं मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। तभी टोनी बोलता है रोया आज तुमने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। रोया कहती है मैं आज गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। लेकिन टोनी गेट बंद करते हुए बाहर निकल जाता है, साथ ही सोच रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं फंसा नहीं, वरना तो आज बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अगले दिन हम देखते हैं रोया ने टोनी को मैसेज कर रखा होता है कि सारी गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो। टोनी रोया से बोलता है नहीं मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था, ये सारी मेरी गलती है। ये देख के रोया सोच रही होती है यहाँ पे जितनी भी गलती थी वो सारी मेरी ही थी और टोनी ने कुछ भी नहीं किया था फिर भी वो माफी मांग रहा है। सच में ये बहुत ज्यादा जेंटल नोबल है। ये बोलते उसके अफेक्शन फिर से 95 पहुँच जाती है। टोनी बोलता है तो काफी अच्छी बात है, कम से कम इसकी अफेक्शन बराबर हो गई और ये पिछली बार से 1% बढ़ गई है, अब ये 96 हो चुकी है। और हम देखते हैं टोनी को रिवॉर्ड के तौर पे 10 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिले होते हैं। साथ ही वो सोच रहा होता है अगर मैं ऐसे ही लेजी बना रहा तो एक दिन पक्का मैं फंस जाऊंगा। मुझे याद है मेरी अफेक्शन लिस्ट में बहुत सारी लड़कियां हैं और मैं इन सभी को टूल्स बना के यूज करूंगा और मैं इन लोगों के अफेक्शन को इतना ज्यादा बढ़ाऊंगा कि ये सभी लोग मुझे फॉलो करें। और सिर्फ बच्चे होते जो कि चॉइस करते कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे तो ये सारी लड़कियां चाहिए। तभी वो लड़कियां जाते हुए बोल रही होती है कि पास ही में यहाँ पे एक बास्केटबॉल मैच हो रहा है जो कि सीनियर टैंक ने रखवाया है, हमें जल्दी वहाँ पे चलना चाहिए ताकि हम मैच को देख सके।
टोनी कहता है कि मैच, चलो मुझे भी चल के देखना चाहिए। फिर टोनी भी जिम के अंदर आ गया होता है। वहाँ पे सभी लड़कियां टैंक के नाम के नारे लगा रही होती हैं और टोनी सोच रहा होता है आखिर ये लोग क्या कर रही हैं। ये लोग तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कि वो बंदा कोई एक्टर हो। और हम देखते हैं वहाँ पे निया और नोरा भी खड़े होते हैं और जैसे ही निया टोनी को देखती है वो दौड़ते हुए टोनी के पास चली जाती है और कहती है तुम भी यहाँ पे हो, ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। वही नोरा वहाँ पे खड़े खड़े चिढ़ रही होती है। फिर टोनी के पास में जूली भी आ जाती है और कहती है तुम्हें भी बास्केटबॉल का मैच देखना पसंद है। वही टोनी सोच रहा होता है आज मैं पागल हो जाऊंगा। पास ही खड़े दो लड़के बात कर रहे होते हैं। देखो इस लड़के के पास में कितनी सारी लड़कियां खड़ी हैं और इनमें से तो कुछ हमारे कैंपस की ब्यूटीज भी हैं। तभी वहाँ पे जाओकी और स्कारलेट आ जाते हैं। स्कारलेट बोलते हैं तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही, तुम यहाँ पे लड़कियों के पीठ पीछे उन लोगों की बातें कर रहे हो। वो लड़के बोल रहे होते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वही स्कारलेट सोच रही होती है पूरी की पूरी जगह कचरे से भरी हुई है। जाओकी बोलती है हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पहले हम लोगों को मैच देखना चाहिए। वही हम देखते हैं सीनियर टैंक को जो कि बोल रहे होते हैं आखिर कमीना टोनी यहाँ पे क्या कर रहा है और इसको यहाँ पे इतनी सारी लड़कियों ने घेर क्यों रखा है, क्या इन सभी लड़कियों को यहाँ पे मैं नहीं दिख रहा। फिर वो युकी को देखते हुए बोलता है अब मेरा चांस है रिवेंज लेने का। मैं पिछले 2.5 साल से बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पक्का से टोनी मुझे बास्केटबॉल में तो नहीं हरा सकता। ये बोलते हुए टोनी की तरफ अपनी बॉल फेंक देता है लेकिन टोनी भी उसके बॉल को रोक लेता है और कहता है तुम्हारे ये करने का मतलब क्या था। मैं ये मानता हूँ कि तुम वो पियानो मैच हार गए लेकिन उसका गुस्सा तुम मेरे ऊपर अटैक करके निकाल रहे हो। सीनियर टैंक बोलते तुम मेरे रिवेंज लेने के काबिल भी नहीं हो और क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ में बास्केटबॉल में 1 वर्सेस 1 करना चाहोगे। फिर टोनी उस बास्केटबॉल को काफी ज्यादा जोर से पकड़ते हुए सीनियर टैंक की तरफ फेंक देता है। टोनी कह रहा होता तुम यहाँ पे बॉल से खेलने की बात कर रहे हो लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी बॉडी के साथ खेलूंगा। वही टैंक सोच रहा होता है इस लड़के को तो मैं आराम से रोक सकता हूँ लेकिन तभी उसे वो बास्केटबॉल आके काफी जोर से लगती है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। जाकी बोल रही थी जो सीनियर टैंक है वो पूरे बास्केटबॉल टीम के कैप्टन है लेकिन फिर भी वो टोनी के सिर्फ एक सर्विस को नहीं संभाल पा रहे। स्कारलेट बोल रही होती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है। असल में टोनी ने यहाँ पे किसी भी स्किल का यूज नहीं किया है, उसने सिर्फ अपने फोर्स का यूज किया है। वही सीनियर टैंक के जो साथी होते हैं वो बोलते हैं ब्रदर टैंक आप ठीक है ना, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। वही टैंक सोच रहा होता है आखिर ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए बोलता है 1 वर्सेस 1 करने में इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा, कैसा रहेगा अगर हम लोग 5 वर्सेस 5 की टीम बैटल करें। ये सुन के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। सीनियर टैंक सोच रहे होते हैं जितने भी प्लेयर्स है वो सभी मेरे टीम के हैं, यहाँ तक कि जो रेफरी है वो भी मेरे अंडर में आता है लेकिन फिर भी ये मेरे साथ में 5 वर्सेस 5 करना चाहता है। इसको ये नहीं पता कि ये 5 वर्सेस 5 नहीं 1 वर्सेस 9 होने वाला है। फिर उनके बीच में गेम स्टार्ट हो जाता है। बॉल के साथ आगे बढ़ते हुए सीनियर टैंक सोच रहे होते हैं आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करूंगा और मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती करूंगा कि जाओकी तुम्हें छोड़ दे और मेरे पास में आ जाए। वही टोनी को टोनी की टीम के बंदों ने घेर रखा होता है। टोनी सोच रहा होता है ये कमीने उस टैंक की बात मान रहे हैं, यहाँ पे ये लोग उसके लिए मुझे रोक रहे हैं लेकिन इन बेवकूफों को नहीं पता कि ये मुझे रोक नहीं सकते। फिर वो अपने सिस्टम से 30 साल की बास्केटबॉल एक्सपर्टी मांग लेता है। तभी टैंक बोलता है ये परफेक्ट टाइम है शो ऑफ करने का। जैसे वो अपनी बॉल को गोल में डालने वाला होता है टोनी उसे रोक देता है। ये देख के वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। यहाँ पे टोनी ने टैंक को बास्केटबॉल में गोल करने से रोक दिया। वही जिन बंदों ने टोनी को घेर रखा होता है वो सोच रहे होते हैं आखिर हमारे पास से निकला कैसे। ऐसा लगा कि उसने थोड़ा सा मूव किया और वहाँ से निकल गया। वही टैंक भी सोच रहा होता है इसने जो किया वो एकदम इम्पॉसिबल है। टोनी बोलता है बॉल मेरे हाथ में है, अब मेरी बारी है गोल करने की। लेकिन तभी रेफरी गेम को वापस स्टार्ट कर देता है। टोनी सोच रहा होता है यहाँ पे रेफरी भी बिका हुआ है, जैसे ही बॉल मेरे हाथ में इसने विसल बजा दी। फिर टैंक अपना पहला गोल कर देता है। साथ ही सोच रहा होता है इसे क्या ही फर्क पड़ता है अगर तुम एक अच्छे प्लेयर हो, जब भी तुम्हारे हाथ में बॉल आएगी मैं रेफरी से विसल बजा दूंगा। इस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि ये मुझे इस स्टेडियम में बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। आखिर ये रेफरी बार बार टोनी के हाथ में बॉल आने पे विसल क्यों बजा रहा है। यहाँ पे लोग बिल्कुल भी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं रख रहे, ये बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। वही टोनी सोच रहा होता है टैंक तुम बहुत घटिया काम कर रहे हो, तुमने सच में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। मैं एक बार के लिए चीटिंग सह लेता लेकिन यहाँ पे मैं स्पोर्ट्समैनशिप की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। फिर टोनी बॉल आगे ले आते हुए गोल कर देता है जिससे कि टैंक अपने टीममेट्स पे चिढ़ने लगता है और चाहे वो कितना भी कोशिश कर रहे होते हैं टोनी बाबा गोल कर रहा होता है। ये देख के रेफरी और बाकी सारे प्लेयर सोच रहे होते हैं भले ही हम इसको कितना भी रोक रहे हैं लेकिन ये गोल कर ही दे रहा है। असल में यह बंदा अकेले ही काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है ताकि अपने स्पोर्ट्समैनशिप की इज्जत बचा सके। तभी उस रेफरी को अपने फादर की बात याद आती है जिसने बताया था कि एक रेफरी गेम को संभालता है और कभी भी अपना विसल बजाने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि वो गेम की जीत हार डिसाइड करती है और कभी भी तुम्हारा डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए। वही जो बाकी प्लेयर्स होते हैं उनको याद आ रहा होता है कि उनके कोच ने उनको बताया था कि कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, गेम में जीत और हार तो चलती रहती है पर स्पोर्ट्समैनशिप कभी भी खराब नहीं करनी चाहिए। ये बातें याद करके प्लेयर और रेफरी दोनों ही रोने लगते हैं। साथ ही सोच रहे होते हैं हम अपने टीचर और कोचेस की बातों को भूल गए लेकिन ये लड़का अकेले हार्डवर्क कर रहा है। वही टोनी पीछे मुड़ते हुए बोलता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सभी लोग रो क्यों रहे हैं। फिर वहाँ पे जितने भी प्लेयर होते हैं वो सभी अपने पोजीशन पे आ जाते हैं। टोनी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वही जाओकी कह रही होती है ये असली स्पोर्ट्समैनशिप है
और टैंक को वहाँ पे ये सब देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो कह रहा होता है क्या इन सभी लोगों को पैसा नहीं कमाना। फिर हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि सीनियर टैंक ने यहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप की बेइज्जती करी है। टोनी कह रहा होता है यहाँ पे जितनी भी तुम्हारी बेइज्जती हो रही है वो सब तुम्हारी गलती की वजह से हो रही है। वही टैंक सोच रहा होता है भले ही मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े पर मैं ये गोल रोक के रहूंगा। फिर जैसे ही टोनी गोल करने के लिए आगे बढ़ता है टैंक उसके पेट पे कोनी मारने लगता है। साथ ही सोच रहा होता है भले ही तुम ये गेम जीत जाओ लेकिन इस हिट के बाद तुम कुछ दिन तक उठ नहीं पाओगे। लेकिन टोनी की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से टैंक का हाथ टूट जाता है। चिल्लाते हुए टैंक बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरा हाथ कैसे टूट गया। वह जो टोनी होता है वो गोल कर देता है और टोनी के गोल करने की वजह से जाओकी, नोरा, निया और जूलिन सभी का अफेक्शन पॉइंट 1 पॉइंट से बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से टोनी को सबकी तरफ से 10 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिलते हैं। टोनी टैंक से बोलता है भले ही तुम्हारी एबिलिटीज कितनी भी ज्यादा अच्छी हो लेकिन तुम्हें कैप्टन बनने के लायक नहीं और तुम ऐसे बेवकूफ के साथ में कंपटीशन करना मेरे लिए एकदम बेइज्जती की बात है। टैंक बोलता है टोनी ज्यादा एरोगेंट मत बनो, आज या कल मैं तुम्हें पक्का से हरा दूंगा। वही जूली बोतल लेके खड़ी होती है और बोलती है टोनी कहाँ गया, मुझे उसे अपने हाथों से पानी पिलाना है। वही नोरा, निया और जाओकी भी बोतल लेके खड़े होते हैं लेकिन टोनी बाहर आ गया होता है। घर आते हुए टोनी बोल रहा होता है मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि मैं वहाँ से भाग पाया, वरना मैं जिसकी बोतल पहले चूज करता बाकी तीनों मुझे मार डालती। फिर टोनी अपने घर पे आ गया होता है और शावर ले रहा होता है। टोनी कहता है गेम खेलने के बाद में शावर लेने का मजा ही कुछ और है। और जब वो अपने फोन में देखता है तो वहाँ पे चैट ग्रुप में मैसेज आ रखे होते हैं। वहाँ पे एक बंदे ने मैसेज कर रखा होता है क्या तुम्हें वाइफ चाहिए। ये पढ़ने के बाद में टोनी एकदम शॉक्ड हो गया होता है। फिर हमें एक एक्ट्रेस नताशा रोमानोफ के बारे में बताया जाता है जिसने की 22 की एज में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था और सभी लोग कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल एक्ट्रेस बनेगी। लेकिन तभी फेमस एक्ट्रेस नताशा कंट्रोवर्सी में फंस जाती है जिसमें कि मान जाता है कि वो काफी ज्यादा खराब इंसान है। फिर बताया जाता है कि वो एक स्कैंडल में भी इन्वॉल्व है जिसकी वजह से उसके ऑनलाइन फैंस काफी ज्यादा घट जाते हैं और कंपनसेशन के तौर पे उसे 30 मिलियन की पेमेंट भी करनी होती है। हालांकि जो नताशा रोमानोफ है वो रोमानोफ ग्रुप से बिलोंग करती है और रोमानोफ ग्रुप एक काफी ज्यादा बड़ा ग्रुप है लेकिन उसकी हालत कुछ दिनों से काफी ज्यादा खराब चल रही है। अगर रोमानोफ इंडस्ट्री 30 मिलियन डॉलर की पेमेंट करती है तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और ये सारी बातें टोनी को नताशा रोमानोफ का भाई हैप्पी रोमानोफ बता रहा होता है। हैप्पी बोलता है मैंने आपसे बोला था शादी करने के लिए, उस वक्त मैं आपसे अपनी बहन के बारे में बात कर रहा था। टोनी कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन से शादी कर लूं और रोमानोफ फैमिली का दामाद बन जाऊं। हैप्पी बोलता है मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान दे और जो मेरी बहन है वो कोई बुरी इंसान नहीं है, बस लोगों का जो उसके बारे में सोचना है वो बुरा हो चुका है और उसको 30 मिलियन डॉलर की कंपनसेशन भी पे करनी है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप उसका घर खरीद ले। टोनी सोच रहा होता है अच्छा ये चाहता है कि मैं इसकी बहन का घर खरीद लूं, लेकिन जो इसकी बहन है वो एक सेलिब्रिटी है, इसका मतलब तो एक काफी अच्छी इंसान रहेगी पैसा खर्च करने के लिए। टोनी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम अपनी बहन से मेरी एक अपॉइंटमेंट फिक्स कराओ ताकि मैं उसे जाके मिल सकूं। हैप्पी बोलता है मैं बस 2 सेकंड में कराता हूँ। साथ ही हैप्पी सोच रहा होता है मिस्टर स्टार्क तो एकदम लेजेंड है, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अपना बॉडीगार्ड रख ले। और मैंने तो ये भी सुना है कि इन्होंने अभी जाओ ग्रुप के अंदर 500 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी है, अगर मेरी बहन इनकी वाइफ बन जाती है तो हमारा रोमानोफ ग्रुप सेफ हो जाएगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नताशा को। नताशा कह रही होती है मुझे पता है वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी। फिर वो कॉल करते हुए बोलती है वो बूढ़ा मेरे साथ में सोना चाहता है, आखिर उस कमीने के सोचने की हिम्मत कैसे हुई। फिर नताशा कहती है लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरे को कंपनसेशन देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और मेरा सपना सिर्फ एक एक्ट्रेस बनने का था, आखिर इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता जा रहा है। तभी नताशा के फोन पे हैप्पी का फोन आता है। हैप्पी बोलता है सिस्टर मुझे काफी ज्यादा पावरफुल इंसान मिला है जो कि आपको काफी आराम से पैसे दे सकता है और आपको टेंशन लेने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। नताशा बोलती है क्या तुमने सुबह सुबह पी ली है, आखिर तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो। तभी हैप्पी बोलता है जिस बंदे ने मुझे प्रॉमिस किया है आजकल वो काफी ज्यादा सर्च में चल रहा है और उनके लिए आपका घर खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे मिस्टर टोनी स्टार्क की बात कर रहा हूँ। और टोनी स्टार्क नाम सुनते ही नताशा के मन में एक बहुत ही बड़े मोटे से आदमी की शक्ल आती है। फिर नताशा बोलती है तुमने पहले भी किसी बूढ़े ठगी को भेजा था, अब तुम फिर से वैसा ही काम कर रहे हो। हैप्पी बोलता है सिस्टर मेरी बात मानो, मिस्टर स्टार्क काफी ज्यादा औसम इंसान है, मेरे को पक्का भरोसा है कि वो आपको काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे और वो आपका घर भी खरीद लेंगे। और हाँ एक बात याद रखना, उनसे काफी अच्छे तरीके से बिहेव करना। फिर नताशा अपना फोन पटकते हुए बोलती है कोई भी मैन ठीक नहीं होता, स्पेशली मेरे भाई के भेजे हुए, और अब से मैं किसी भी मैन से एक पैसा नहीं लूंगी। आगे हम देखते हैं टोनी नताशा के घर के आगे आ गया होता है। टोनी बोलता है ये लोकेलिटी तो काफी ज्यादा अच्छी है और जो विला मैंने पहले खरीदा था ये उससे भी काफी ज्यादा पास में है, लगता है यही है नताशा का घर। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं इतनी बड़ी स्टार से इतनी जल्दी मिल पाऊंगा। नताशा कह रही होती है लगता है वो आ गया। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है बार बार घंटी मत बजाओ, मैं आ रही हूँ। फिर नताशा गेट खोलते हुए चिल्ला रही होती है लेकिन तभी वो टोनी को देख के शर्मा जाती है। टोनी बोलता है हेलो क्या आप नताशा रोमानोफ है,
मैं हैप्पी का दोस्त हूँ। टोनी को देखते हुए नताशा सोच रही होती है क्या ये मिस्टर स्टार्क है? ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है। आज तक मैंने बहुत सारे एक्टर के साथ में मूवी करी है, लेकिन ये उन सब में सबसे ज्यादा सुंदर है। फिर टोनी बोलता है शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आओ यहाँ पे बैठो। फिर नताशा बैठते हुए बोलती है मिस्टर स्टार्क आखिर आपने ये घर क्यों नहीं देखा? टोनी कहता है मेरे को जितना देखना था मैंने देख लिया है, और यहाँ पे जो जरूरी चीज है वो ये घर नहीं है। नताशा बोलती है तो फिर क्या है? साथ ही नताशा सोच रही होती है इस आदमी की आंखों में कुछ तो अलग है। टोनी बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। तभी हम देखते हैं नताशा टोनी की अफेक्शन लिस्ट में ऐड हो जाती है। टोनी सोच रहा होता है पर ज्यादा फालतू बातें करने से अच्छा है कि मैं इसे डायरेक्टली पूछ लूं, देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा रहता है। वही नताशा सोच रही होती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं? लगता है तुमने मुझे काफी ज्यादा नीचे देख लिया। अब मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई दे दे। फिर नताशा बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी लवर बन सकती हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस है। मुझे $10 मिलियन प्लस की कार चाहिए। दूसरा तुम मुझे टेंशन सिटी के अंदर एक अपार्टमेंट खरीद के दोगे। तीसरा तुम मेरी 2 $500 मिलियन की मूवी में इन्वेस्ट करोगे और उसकी हीरोइन मैं बनूंगी। कहीं तुम्हें कंडीशन ज्यादा भाई तो नहीं लग रही ना? टोनी बोलता है क्या बस इतना ही? तुम्हारे लिए एक घर काफी नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे पूरे खानदान के लिए घर खरीद देता हूँ। ये सुन के वो लड़की एकदम शॉक्ड हो गई होती है। थोड़ी देर बाद हैप्पी आता है और वो देखता है टोनी की कार उसके बहन के घर के आगे खड़ी होती है। हैप्पी कहता है ये तो मिस्टर स्टार्क की गाड़ी है, क्या वो अभी तक गए नहीं? फिर वो घर पे आते हुए बोलता है सिस्टर यहाँ पे तो सिर्फ तुम हो, मिस्टर स्टार्क कहाँ पे है और उनकी कार बाहर क्यों खड़ी है? तभी उसकी बहन बोलते है तुम्हारे कहने का मतलब करारी कार वो मिस्टर स्टार्क ने मुझे दे दी। हैप्पी कहता है उस कार की कीमत $20 मिलियन है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? नताशा बोलते है सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं। हैप्पी हंसते हुए बोलता है क्या उन्होंने घर का डिपॉजिट दिया है? कितना दिया है, 1 मिलियन या 3 मिलियन? नताशा बोलती है $100 मिलियन। ये देख के हैप्पी एकदम शॉक्ड हो गया होता है। साथ ही सोच रहा होता है अभी तक मिस्टर स्टार्क ने ये घर खरीदा भी नहीं है और उन्होंने $120 मिलियन दे दिए, कहीं वो मेरी बहन को पसंद तो नहीं करते ना? फिर हैप्पी अपनी बहन से कहता है मुझे टोनी स्टार्क का साला बनना है। वही नताशा सोच रही होती है कि उस बंदे ने मुझे बोला था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं भी उसको भूल नहीं पा रही। और उसे याद आता है कि कैसे टोनी ने अपनी कार उसके नाम कर दी थी। और नताशा कहती है कि उसने मुझे एक बार टच भी नहीं किया और इतना बड़ा फेवर करके चला गया। वो सच में एक जेंटलमैन है और लगता भी नहीं कि वो कोई बुरा इंसान हो सकता है। सीन चेंज होता है, मैं टोनी की यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। 3rd ईयर के स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वही स्कारलेट जाओकी से बोलती है मुझे टोनी अच्छा इंसान नहीं लगता, मैं तो अभी भी यही बोलूंगी कि उसको छोड़ दो और आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो रही हूँ। फिर जाओकी बोलती है सिस्टर स्कारलेट आपको ऐसा क्यों लगता है कि टोनी अच्छा इंसान नहीं है? स्कारलेट बोलती है कि बास्केटबॉल मैच के दिन उसको बहुत सारी लड़कियां पानी देने के लिए आगे बढ़ रही थी और उस टाइम उसने भाग के ये शो किया कि उसको किसी भी एक के साथ में नहीं रहना। जाके बोलती है मैं ये बात जानती हूँ कि वो वहाँ से चला गया था, लेकिन उसने किसी का भी तो बोतल नहीं लिया और उसने किसी का बोतल ना लेके काफी अच्छा काम किया। स्कारलेट बोलते है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि तुम्हारे बर्थडे के दिन टोनी ने मेरे ऊपर कुछ गुंडों से अटैक करवाया और मुझे बचा के हीरो बना, शायद से वो मुझे पटाना चाहता था। जाओकी बोलती है सिस्टर आप लड़कों के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोचती हैं, एक बार आपको खुद को दिखा देना चाहिए कि क्या आप ठीक तो है ना? और टोनी सच में हर चीज में काफी ज्यादा अच्छा है। उसने आज पहली बार किसी की हेल्प नहीं करी, उसने पहले भी बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रखी है, यहाँ तक कि उसको पता भी नहीं था कि आप आने वाली हैं। और ये बताते हुए वो निया का बनाया हुआ बैनर दिखाने लगती है। ये देख के स्कारलेट सोच रही होती है कहीं मैंने टोनी को गलत तो नहीं सोच लिया, कहीं मैं सच में लड़कों को ज्यादा गलत तो नहीं समझती। वही जाओकी बोलते है सिस्टर आप कहाँ जा रही हैं? आपके क्लास की फोटोज खींचना बाकी है। वही स्कारलेट सोच रही होती है ये सारी मेरी ही गलती थी, मैंने एक अच्छे इंसान पे शक किया। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं स्कारलेट को जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। वो कहती है मुझे कॉलेज छोड़े हुए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे जाओकी से की हुई बातें याद आती है और काफी ज्यादा शर्म आती है कि मैंने उस दिन उसे क्या क्या बोल दिया था। आखिर उस दिन को भुलाने के लिए मैं क्या करूं? और जितनी बार मुझे शर्म आती है उतनी बार मुझे टोनी की याद आती है। तभी स्कारलेट को उसकी बॉस बुलाती है और स्कारलेट की बॉस बताती है कि तुम्हें एक चैरिटी डिनर पे जाना है और ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है जिसमें सियोल के बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस सेलिब्रिटीज आएंगे और मेरे असिस्टेंट के तौर पे तुम्हें वहाँ पे जाना है और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक टास्क है। कहा जा रहा है कि चैरिटी डिनर में एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया गया है जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में है और शायद से उस बंदे का नाम है मिस्टर स्टार्क। तुम्हारा टास्क ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपना दोस्त बनाना है, स्पेशली मिस्टर स्टार्क को। स्कारलेट सोच रही होती है मैंने ये ऑफिस इसी वजह से ज्वाइन किया था क्योंकि यहाँ की बॉस एक लेडी है, लेकिन लगता है मुझे यहाँ पे भी वो सारे काम तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने मुझे कुछ बड़ा तो नहीं बोला है, इन्होंने बस मुझे ये बोला कि मुझे उनको अपना दोस्त बनाना है। स्कारलेट बोलती है ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगी। उसकी बॉस बोलती है तुम्हें अपना बेस्ट नहीं देना, तुम्हें ये चीज करके दिखानी है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को जो कि जाउटियान से बात कर रहा होता है और उसने नताशा रोमानोव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है। और जाउटियान बोलता है ब्रदर आपको चैरिटी डिनर में आना चाहिए, यहाँ पे सिटी के सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे,
आप यहाँ पे आएंगे तो लोगों को आपके पावर के बारे में पता चलेगा। टोनी सोच रहा होता है मैं यहाँ पे पैसे खर्च कर सकता हूँ तो मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं नताशा को जो कि कह रही होती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जो झूठ है वो सच को कवर कर सकता है। वहीं जो उसके साथ वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है जो आपका ओपोनेंट है वो बहुत सारा पैसा लगा रहा है, हम ऐसे उसको बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे। तभी नताशा का फोन बजता है और जब वो फोन उठाती है तो उसके फोन पे $100 मिलियन आ गए होते हैं। नताशा सोच रही होती है टोनी ने $100 मिलियन और भेज दिए और लगता है उसने देख लिया कि मेरे बारे में ऑनलाइन बहुत सारी बुरी बातें चल रही है जिनको दबाने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे और पता नहीं उसके पास में कितने सारे पैसे हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। सीन चेंज होता है, हमें चैरिटी डिनर का सीन दिखाया जाता है। सियोल के सारे अमीर लोग वहाँ पे आ रखे होते हैं। मिस्टर भाई कह रहे होते हैं हैप्पी तुम आज काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। जो बंदा हमेशा अपनी बहन की वजह से प्रॉब्लम फेस करता रहता था वो इतना खुश क्यों लग रहा है। हैप्पी बोलता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि आज मेरी बहन मिस्टर स्टार्क से मिली थी और ऐसा हो सकता है कि मैं मिस्टर स्टार्क का साला बन जाऊं। तभी दूसरा बंदा बोलता है मिस्टर स्टार्क क्या तुम उन्हीं की बात कर रहे हो जिन्होंने ऑनलाइन बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया और उनके पास जाओ फैमिली के बहुत सारे शेयर्स भी हैं, हमने भी उनके बारे में सुना है, उनके पास बहुत सारा पैसा है। मिस्टर भाई बोलते हैं तुम्हारी बहन बहुत दिनों से बहुत सारी कंपनी से बात कर रही है मूवीज के लिए, लेकिन अगर तुम्हें मिस्टर स्टार्क सपोर्ट करेंगे तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहीं पे बैठा दूसरा बंदा बोलता है मुझे भी मिस्टर स्टार्क से मिलना है, क्या तुम मुझे मिला सकते हो। तभी हैप्पी बोलता है मैंने तो मिस्टर स्टार्क के सामने बैठ के थोड़ी पी भी थी और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी वहाँ पर टैंक उठते हुए बोलता है मैं बाथरूम जाके आता हूँ। टैंक सोच रहा होता है ये कमीना हैप्पी काफी ज्यादा फुदक रहा है और उसको क्या लगता है मिस्टर स्टार्क इसकी बहन को सिर्फ कंगू में बना के छोड़ देंगे और असल में चैरिटी डिनर अमीर लोगों के लिए सिर्फ पैसा खर्च करने की जगह है। और आज के स्पेशल गेस्ट है मिस्टर स्टार्क। मैंने मिस्टर स्टार्क के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने उनकी एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल भी सोची है। वो एक काफी ज्यादा एलिगेंट, अमीर और दूर की सोचने वाले इंसान है। साथ ही उनको एक नॉर्मल लाइफ जीना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन जो उनका पैसा है वो छुप नहीं पाता। और उस हैप्पी को क्या लगता है उसने थोड़ा बहुत मिस्टर स्टार्क को जान लिया तो उसे बहुत कुछ पता है। मैं आज मिस्टर स्टार्क को अपना बहुत अच्छा दोस्त बना लूंगा और इसी वजह से मैं गेट पे खड़ा हो जाता हूँ ताकि मैं उनके आते उनसे बात कर सकूँ। और बिग ब्रदर टैंक आओ जी तुम बस देखते रहो कैसे मैं दुनिया को दिखाता हूँ कि टैंक ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे ज्यादा लायक वारिस हूँ। तभी उसकी नजर टोनी पे जाती है और वो कहता है ये तो टोनी है, आखिर से सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। टोनी सोच रहा होता है लगता है यहीं पे चैरिटी डिनर हो रहा है और मैंने इस पार्टी को अटेंड करने के लिए बहुत सारा खर्चा किया है। मैंने $20,000 खर्च कर दिए एक सूट खरीदने में और अब मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है इस बात को लेके। अपना पैसा खर्च करने में बहुत ज्यादा दिल दुखता है। फिर टोनी की नजर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड पे जाती है। टोनी बोल रहा होता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ के बॉडीगार्ड और मेरे कपड़े तो एकदम सेम है और क्या ये जो अमीर बंदे होते हैं वो अपने बॉडीगार्ड को इतने अच्छे कपड़े देते हैं पहनने के लिए, यहाँ तक कि इसका शर्ट भी मैच कर रहा है मेरे से। तभी टोनी के पास में टैंक आते हुए बोलता है ये तो हमारे बास्केटबॉल प्रिंस टोनी है, लेकिन आखिर आज ये सिक्योरिटी गार्ड क्यों बने हैं। टोनी सोच रहा होता है ये गंदी सी आवाज, ये तो वही टैंक है। टैंक बोलता है क्या तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए थे जो तुम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए आए हो। टोनी कहता है मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, मुझे भी डिनर पे इनवाइट किया गया है, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते तो तुम अपने काम से काम रखो। टैंक कहता है तुम यहाँ पे डिनर पार्टी अटेंड करने के लिए आए हो, मैं भी यहीं पे आया हूँ, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। साथ ही टैंक सोच रहा होता है तुम सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी मेरी बराबरी का होने का प्रिटेंड कर रहे हो, आज मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा गंदी बेइज्जती करने वाला हूँ। जैसे ही टोनी अंदर आने लगता है गार्ड पूछता है सर आपका इनविटेशन बताइए। टोनी कहता है कैसा इनविटेशन। टैंक बोलता है क्या तुम्हें इनविटेशन नहीं दिया गया तो तुम इनवाइट कैसे हुए। टोनी एक्टिंग करना बंद करो, अगर तुम सिक्योरिटी गार्ड हो तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं स्कारलेट अपने कार से उतरती है। वो कहती है लगता है यही चैरिटी डिनर हो रहा है। वह सारे लोग स्कारलेट को देखते हुए बोल रहे होते हैं आखिर ये लड़की कौन है, ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये जाओ फैमिली की रोया और रोमानोव फैमिली की नताशा उन दोनों से ज्यादा ब्यूटीफुल है। स्कारलेट सोच रही होती है मुझे पता तक नहीं है कि मिस्टर स्टार्क कैसे इंसान है, पर मुझे कैसे भी करके उनको कन्विंस करना होगा ताकि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। तभी स्कारलेट को साइड में टोनी और टैंक दिखते हैं। स्कारलेट सोच रही होती है टोनी यहाँ पे क्या कर रहा है। वही टोनी गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है मैंने कहा ना मेरे पास कोई इन्विटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इन्वाइटेड गेस्ट हूँ। बॉडीगार्ड बोलता है सर जितना मुझे पता है इसके हिसाब से सभी इन्वाइटेड गेस्ट के पास में उनकी इन्विटेशन कार्ड है। टैंक बोलता है जिनके पास इन्विटेशन नहीं होता वो स्पेशल गेस्ट होते हैं, जैसे कि मेरा भाई टैंग आउ जी और मिस्टर चैन शार्क कंपनी से, और तीसरे सबसे बड़े इंटरनेट सेंसेशन टोनी स्टार्क। और टोनी इनमें तुम कौन हो। तभी वहाँ पे स्कारलेट आते हुए बोलती है ये मेरे साथ में है, ये देखिए मेरा इनविटेशन, और रूल्स के हिसाब से यहाँ पे इनवाइटेड पर्सन अपने साथ में एक बंदे को लेके आ सकता है। बॉडीगार्ड बोलता है ठीक है मैम आप जा सकते हैं। टोनी सोच रहा होता है आखिर स्कारलेट मेरे पे इतनी ज्यादा चिढ़ती है तो ये मेरी हेल्प क्यों कर रही है। स्कारलेट बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं करी कि तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो, लेकिन मैं तुम्हारा उस दिन का फेवर लौटा रही हूँ, मुझे माफ करना मैंने तुम्हें उस दिन गलत समझ लिया था। वही टोनी सोच रहा होता है क्या ये मेरा फेवर रिटर्न कर रही है। मैं यहाँ पे एक कॉल पे बहुत सारे लोगों को बुलाने वाला था जिससे कि टैंक के बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती, लेकिन इसने ये सब कुछ खराब कर दिया।
और ये अभी भी कह रही है कि इसने मेरी हेल्प करी और मुझे इसका शुक्रिया करना चाहिए। टोनी कह रहा होता है भले ही तुम मुझे यहाँ पे अपना फेवर देना चाह रही हो, लेकिन मैं यहाँ पे इनवाइटेड हूँ, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगा और तुम्हें दूसरे लोगों के मैटर के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन नहीं है। ये सब सुनकर स्कारलेट काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, साथ ही सोच रही होती है मैंने इसकी इतनी ज्यादा हेल्प करी, लेकिन ये फिर भी मुझे ऐसे बोल रहा है, ये बंदा हेल्प के लायक ही नहीं है। वही वहाँ पे कुछ और लोग आ गए होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं आखिर ये कौन लूजर है जो कि बिना इन्विटेशन के आ गया है। यहाँ तक कि ये जिद भी कर रहा है अंदर आने के लिए। मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ खाना खाने के लिए यहाँ पे घुस जाते हैं। टैंक बोलता है टोनी बड़े लोगों और छोटे लोगों में ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर तुम चुपचाप अपना सिक्योरिटी गार्ड का काम करते तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। तुम कब से प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम यहाँ पे इनवाइटेड गेस्ट हो। टोनी सोच रहा होता है देखते चीजें किसके लिए मुश्किल होने वाली है। तभी हम देखते वाले मिस्टर बाई आते हैं। वो कह रहे होते हैं बाहर इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या वहाँ पे कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। तभी वो टोनी को देखता है और बोलता है मिस्टर स्टार्क यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देख के लग रहा है कि वो काफी ज्यादा गुस्सा है और ये सारी पब्लिक उनकी बेइज्जती कर रही है। मुझे जल्दी यहाँ पे हाउटियन को बुला लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत कुछ बुरा हो सकता है। सीन चेंज होता है, हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं टैंग आउजी को जो कि बोल रहा होता है आज तो मिस्टर स्टार्क आने वाले हैं ना, मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था ताकि मैं उनका दोस्त बन सकूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मिस्टर हाउटियन मेरी हेल्प करेंगे मिस्टर स्टार्क से इंट्रोड्यूस कराने में। जाउटियन कहता है मैं मिस्टर स्टार्क के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, मैं मानता हूँ मिस्टर स्टार्क मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए ट्राई करूंगा ताकि उनकी आपसे अच्छी खासी बात हो जाए। टैंग बोलता है मिस्टर जाउटियन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जाउटियन को मिस्टर बाई का कॉल आता है। जाउटियन कॉल उठाते हुए बोलता है जाओ भाई क्या हुआ, चाहे तुम कुछ भी बोलो गेट पे तो मिस्टर स्टार्क को लेने के लिए मैं ही जाऊंगा। जाओ भाई बोलता है ब्रदर हाउटियन यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, मिस्टर स्टार्क को गेट पे रोक दिया गया है और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। जाउटियन कहता है आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं मिस्टर स्टार्क को रिसीव करने के लिए टाइमली नहीं पहुँच पाया, इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। और आखिर वो कौन गधा है जो कि उनको बेइज्जत करने का ट्राई कर रहा है। जाओबाई बोलते हैं और कौन, टैंग फैमिली का सेकंड सन। ये सुनते ही टैंग हाउजी के मुंह से खून निकल जाता है। वो कह रहा होता है कि इस बेवकूफ ने क्या कर दिया और दौड़ते हुए बाहर जाने लगता है। बाहर हम देखते हैं टैंग को जो कि कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इतने बड़े लोगों की पार्टी में नहीं आना चाहिए, अगर तुम्हें चुपचाप सिक्योरिटी गार्ड का काम करते तो कितना अच्छा रहता ना। टोनी गुस्से में बोलता है अपना हाथ मेरे ऊपर से उठाओ, मेरे ऊपर हाथ रखने के लिए तो तुम्हारा बड़ा भाई भी क्वालिफाइड नहीं है। टैंग बोलता है तुम कीड़े बॉडीगार्ड, तुम मेरे भाई की बात कर रहे हो, तुम तो उसके जूते के बराबर भी नहीं हो। मेरा ब्रदर टैंग आउजी टैंग ग्रुप का हेड है और वो $10 बिलियन की एसेट से भी ज्यादा को संभालता है। अगर वो सिर्फ छींक दे तो उसे पूरा सियोल हिल जाता है। और क्योंकि मैं टैंग आउजी का छोटा भाई हूँ इसी वजह से मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ, लेकिन तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, तुम तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो। वही स्कारलेट सोच रही होती है ये टैंग कब से अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रहा है। इसे ये शो होता है कि बिल्कुल भी किसी लायक का नहीं है, सिर्फ अपने एंसेस्टर्स की दी हुई प्रॉपर्टी में फुदक रहा है, लेकिन फिर भी ये टोनी से तो बहुत ही बेटर है। मैंने इसको मौका दिया था कि मेरे साथ में चलकर अपनी बेइज्जती होने से बचा ले, लेकिन फिर भी इसको अपनी बेइज्जती करवानी थी। तभी वहाँ पे जाओ डियान और टैंग आउजी आ जाते हैं। सारे लोग बात कर रहे होते हैं, ये टैंग आउजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। आखिर उनको गुस्सा किसने दिला दिया। टैंग बोलता है बिग ब्रदर आप यहाँ पे क्यों आए, इस इंसान को तो मैं ही संभाल लेता। तभी टैंग आउजी टैंग को थप्पड़ मारते हैं। टैंग बोलता है एल्डर ब्रदर आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। टैंग आउजी बोलते हैं तुम्हें पता है तुम यहाँ पे किसको बुली करने का ट्राई कर रहे हो, तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है वो मिस्टर स्टार्क है। ये सुन के वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। टैंग हाउजी वहाँ पे झुकते हुए बोलता है मिस्टर स्टार्क मुझे माफ करिएगा, मेरे ब्रदर ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, प्लीज उस बेवकूफ बच्चे को माफ कर दीजिए। ये देखे कि टैंग हाउजी मिस्टर स्टार्क के सामने झुक गए हैं। वहाँ पे सभी लोगों की फट जाती है। वो सोच रहे होते एक ऐसा बंदा जिसके पास में $10 बिलियन से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी है, वो मिस्टर स्टार्क के सामने झुक रहा है, पता नहीं इनके पास में कितनी प्रॉपर्टी होगी। वही कुछ बंदे बोल रहे होते हैं मिस्टर स्टार्क हम आपके फैन हैं, प्लीज हमको ऑटोग्राफ दे दीजिए। वही टैंक सोच रहा होता है आखिर चीजें इतनी खराब क्यों होती जा रही है, पहले मैं इस बंदे से पियानो में हारा, फिर बास्केटबॉल में, और अब मुझे जिस चीज पे सबसे ज्यादा प्राउड था अपनी फैमिली बैकग्राउंड में भी मैं इससे हार गया। फिर जाउटियन बोलता है मिस्टर स्टार्क मुझे माफ करिएगा, यहाँ पे जितनी भी चैरिटी डिनर की अरेंजमेंट है वो मैंने नहीं करी है, तो आपको एक बार मुझे कॉल कर देना चाहिए था, मैं आपको लेने के लिए आ जाता। टोनी कहता है हम बिल्कुल भाइयों की तरह है, इतनी छोटी बात पे मैं यहाँ पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होऊंगा। फिर जाउटियन बोलता है डिनर स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं वो सभी सियोल के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, तो आपका यहाँ पे खड़ा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज अंदर चलिए। वही स्कारलेट सोच रही होती है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि टोनी के पास में इतना सारा पैसा होगा, लेकिन फिर भी ये कितना ज्यादा नॉर्मल रहता है। अगर सिर्फ अपने रियलिटी कॉलेज में बता दे तो सारी लड़कियां इसके पीछे पड़ जाएंगी। और आखिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मेरी हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। पहले तो मुझे काफी ज्यादा शर्म आ ही रही थी, इस बार से मुझे और भी ज्यादा शर्म आ रही है। और मैं बॉस का दिया हुआ टास्क कैसे कंप्लीट करूंगी। फिर हमें अंदर का सीन दिखा जाता है। जाउटियन बोल रहा होता है ब्रदर आज यहाँ पे एक चैरिटी ऑक्शन होने वाला है, यहाँ पे ज्वेलरीज एंटीक और कंपनीज भी मिलेंगी, साथ ही सियोल की कुछ हाई क्वालिटीज की जमीनें भी। टोनी बोलता है क्या जमीनें भी,
झाउटियान बोल रहा होता है हाँ इस बार सियोल सिटी की जमीनें भी मिलने वाली है। ऐसा इसी वजह से किया गया है ताकि इस चैरिटी ऑक्शन को सपोर्ट किया जा सके। टोनी सोच रहा होता है ये जगह तो काफी ज्यादा शानदार है, यहाँ पे पैसे खर्च करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। कंपनी जो जमीनें होती है उनकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। मैं आराम से यहाँ पे $10 बिलियन तो खर्च कर ही दूंगा, लेकिन आखिर मैं ये सब दूंगा किसको? लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पीछे स्कारलेट भी बैठी हुई है। नहीं, ये थोड़ी मेंटली इल है, इसको देने से मेरा पैसा सिर्फ वेस्ट होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे नताशा रोमानोफ आ जाती है और नताशा आगे 4th रो में बैठ जाती है। टोनी सोच रहा होता है हाँ मैं इसे पैसे खर्च कर सकता हूँ। और अगर देखा जाए तो नताशा 4th रो में बैठी हुई है और अंकल हान 2nd रो में बैठे हुए हैं। और मेरे पास जो सीट है उसके पास में चू तेंगुई की सीट है, जो कि सियोल सिटी की एक बहुत बड़ी लीडर है। इसका मतलब ये है कि मेरी जो रेपुटेशन है सिटी के अंदर वो बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से मुझे टॉप क्लास की सीट दी गई है। तभी हम देखते हैं एक लड़की आके चू तेंगुई की सीट पे बैठ जाती है, जिसको देख के सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है जो कि चू तेंग की सीट पे आके बैठ गई है। क्या ये उनकी सेक्रेटरी है? तभी दूसरी औरत बोलती है फालतू बातें करना बंद करो, ये चू तेंगई की बेटी चू यूमो है। वही टोनी सोच रहा होता है ये लड़की तो काफी ज्यादा सुंदर है और एक लीडर की बेटी भी है, लेकिन ऐसी लड़की को मैं बिल्कुल भी प्रवोक नहीं कर सकता। तभी यूमो के आगे आउजी आ जाता है। तभी आउजी बोलता है चू यूमो मेरा नाम है टैंग आउजी और तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। आउजी सोच रहा होता है ये टॉप लीडर की बेटी है, अगर इसके साथ में रिलेशन अच्छे होंगे तो ये हमारी कंपनी के लिए काफी अच्छा हो सकता है और अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो इससे मैरिज करना भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। यूमो हाथ मिलाते हुए बोलती है हेलो मिस्टर टैंग, आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। यूमो सोच रही होती है मुझे लगा ही था कि यहाँ पे लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे। जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ पे सभी लोग मेरे से फादर की वजह से फ्लर्ट करने लगते हैं, लेकिन आखिर जो मेरे साइड में बंदा बैठा है वो कौन है? मैं इसको नहीं जानती और ये काफी ज्यादा यंग भी है, लेकिन ये टैंग आउजी जैसे लोगों के बराबर में बैठा हुआ है। फिर यूमो टोनी से बोलती है हेलो मेरा नाम है चू यूमो, आपका नाम क्या है? लेकिन टोनी उसकी तरफ देखता भी नहीं है। यूमो सोच रही होती है इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, क्या ये बहुत ज्यादा शर्मीला है या मैं ही डरावनी दिख रही हूँ? टोनी सोच रहा होता है मैं इसे बात नहीं कर सकता, अगर मैंने इससे बात कही तो सिस्टम इसको मेरे साथ में जोड़ देगा और अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये मेरी लाइफ का एंड होगा। फिर यूमो बोलती है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे? मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम ही पूछा था पर तुम तो काफी ज्यादा रूडली बिहेव कर रहे हो। हाउटियान बोल रहा होता है मिस्टर स्टार्क आप उसको हाई क्यों नहीं बोल रहे हैं? टोनी सोच रहा होता है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता और फिर वो यूमो को हाई बोलता है। तभी सिस्टम यूमो को अफेक्शन लिस्ट में डाल देता है। टोनी सोच रहा होता है ये कमीना अफेक्शन सिस्टम, इसे तो मुझे फंसा दिया। वही यूमो सोच रही होती है टोनी स्टार्क तुम मुझे याद रहोगे। फिर वहाँ पे अनाउंसर अनाउंस करती है कि ऑक्शन का पहला आइटम आने वाला है और हम देखते हैं वो एक नेकलेस होता है जिसकी कीमत $1,20,000 से स्टार्ट होती है। सभी लड़कियां उस नेकलेस को देखते हुए बोल रही होती है हमें हमारे डैड पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो इतने रिच नहीं है कि हमको ये नेकलेस दिला सके। और हम देखते हैं बोई लगना स्टार्ट होती है जो कि $150 मिलियन तक पहुंच गई होती है। तभी टोनी बोलता है $300 मिलियन, जिनको सुन के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। यूमो सोच रही होती है मैंने तो ये सोचा था कि ये बंदा अपने ऊपर इसलिए प्राउड करता है क्योंकि वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता होगा, लेकिन लगता है ये खुद ही काफी ज्यादा रिच है। वही एंकर की आंखें बाहर आ गई होती है और वो कह रहा होता है इस बंदे ने डबल अमाउंट बोल दिया। फिर एंकर बोलता है नंबर 5 ने $300 मिलियन बोला है, क्या कोई आगे बढ़ाना चाहेगा? वहीं सभी लोग बोल रहे होते हैं ये तो बहुत ज्यादा हो गया, हम इतना पे नहीं कर सकते। फिर टोनी बोलता है नेकलेस को जाके नताशा रोमानोफ को गिफ्ट कर देना, कहना कि मेरी तरफ से ये उनके लिए गिफ्ट है। स्कारलेट बोल रही होती है ये तो वही लड़की है जिसके बारे में बहुत सारी गॉसिप चल रही है। वही स्कारलेट की अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है। फिर हैप्पी बोलता है मिस्टर टोनी आपके ऊपर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, जिसकी वजह से नताशा की अफेक्शन भी 35 पॉइंट तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी वो सोचती है नहीं मैं इतनी जल्दी नहीं पिघल सकती, टोनी तुम मुझे इतने आराम से नहीं फंसा पाओगे, मैं तुमसे इतना ज्यादा पैसा खर्च करवाऊंगी कि तुम सुसाइड कर लो। फिर अनाउंस करती है कि जो सेकंड आइटम है वो काफी ज्यादा अच्छा आइटम है, ये है क्रिस्टल पियानो। ये दुनिया के 10 ज्यादा बेहतरीन पियानो में से नंबर 1 पे है और ये प्योर कोला क्रिस्टल से बना हुआ है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है $30 मिलियन। सभी लोग वहाँ पे ऑक्शन करने लगते हैं और कोई 35 बोलता है, कोई 55 बोलता है। तभी टोनी बोलता है $200 मिलियन, जो सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। टोनी सोच रहा होता है ये पियानो मैं झाकी को गिफ्ट नहीं दूंगा। तभी कोई पीछे से बोलता है इसके मैं $210 मिलियन दूंगी। टोनी पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है ये तो जेनुआ ग्रुप की बेटी है, इसकी फैमिली मोबाइल गेम बनाती है और ये बहुत ज्यादा पैसे वाली है। टोनी कहता है $300 मिलियन। फिर वो लड़की बोलती है $310 मिलियन। टोनी चिढ़ते हुए बोलता है $500 मिलियन। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। अनाउंसर सोच रहा होता है 30 मिलियन की चीज 500 मिलियन में बिक रही है। फिर अनाउंसर बोलता है कि यहाँ पे कोई मिस्टर स्टार्क ज्यादा अमाउंट दे सकता है, लेकिन कोई भी ज्यादा बोली लगा ही नहीं पाता। फिर अनाउंसर बोलता है मिस्टर स्टार्क चैरिटी डिनर को इतना सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। तभी वो रेड वाली लड़की बोलती है पियानो खरीदना इतनी बड़ी बात नहीं है, पियानो को बजाना भी आना चाहिए। मिस्टर स्टार्क मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सबके सामने जाकर थोड़ा सा पियानो बजा दे। टोनी बोलता है मिस सगुन क्या आपको पता है मुझे पियानो बजाना आता है? साथ ही सोच रहा होता है ये लड़की मेरी टैंक की तरह बेइज्जती करना चाहती है, लेकिन लगता है ना चाहते हुए मुझे शो ऑफ करना ही होगा। आगे बढ़ते हुए टोनी बोल रहा होता है मिस सगुन ने मुझसे इतना ज्यादा स्ट्रांगली रिक्वेस्ट किया है
आखिर मैं इनको मना कैसे कर सकता हूँ। साथ ही टोनी सोच रहा होता है अब देखेगी ये मेरी खतरनाक पियानो स्किल। फिर टोनी पियानो बजाना स्टार्ट करता है, जिसको सुनकर सारी लड़कियां बोल रही होती है तो काफी अच्छा पियानो बजाना जानता है। और टोनी को पियानो बजाते हुए देख के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुशी से रोने लगते हैं और नताशा का अफेक्शन 55 पॉइंट तक पहुँच जाता है। वह स्कारलेट रोते हुए सोच रही होती है अब मुझे समझ में आया कि आखिर जाओकी इसके प्यार में कैसे गिर गई। ये एक ऐसा लड़का जिसके पास में बैकग्राउंड, पैसा, शकल सब कुछ है और इसको हम मेल गोड भी कह सकते हैं। ऐसे लड़के के पीछे तो कोई भी पड़ जाएगा। मैं कौन होती हूँ इस इंसान को परखने वाली कि अच्छा या बुरा। टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि स्कारलेट की अफेक्शन 100 पॉइंट तक जा चुकी है। टोनी सोच रहा होता है आखिर ये कैसी लड़की है, इसका मूड बहुत जल्दी स्विंग होता है। लगता है मेरे टैलेंट की वजह से ये चौंक गई। वही यूमा बोल रही होती है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इतना अच्छा पियानो बजा सकता है। मुझे इस बंदे को अपने वीचेट पे ऐड करना है। मुझे इससे इसके स्किल्स को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछने थे। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। इसके जितने भी चैप्टर्स थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए और जैसे जैसे नए चैप्टर आते रहेंगे मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी। तो मिलते हैं कल एक नई सीरीज के साथ में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।